नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने आपको मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा के माध्यम से बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की विषय वस्तु बताई थी और उसके अंतर्गत मैंने लगभग 25 अध्याय के बारे में बात की थी कि उसके अंतर्गत मैं 25 अध्याय के बारे में चर्चा करूँगा, जिसमें पहले अध्याय के बारे में हमने आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय जो कि था उसके बारे में वर्णन किया है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसका अध्ययन जो है हम पूर्ण तरीके से करते हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास और पुरातात्विक अतीत का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। पहला ही क्वेश्चन अगर कभी पूछे कि मध्य प्रदेश के इतिहास और पुरातात्विक अतीत का उद्भव कब से माना जाता है, तो आपको बताना है कि प्री हिस्टोरिक एज से माना जाता है। फिर मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का प्रारंभिक केंद्र भी रहा है। मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर मानव इतिहास के सुविधापूर्ण अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक काल को विभिन्न कालखंडों के माध्यम से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कैसे डिवाइड किया है? तो जो मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल था उसको पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम ताम्र पाषाण काल भी कहेंगे, तो इतने भागों में उसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरा पाषाण काल के बारे में। तो पुरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल रहा है। मतलब बीच में था, इसीलिए यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो तत्कालीन उस टाइम पे जो हथियार यूज होते थे, जो औजार बनाए जाते थे और जो भी उद्योग थे, उनका संगम था कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार, सोन आदि नदी घाटियाँ थीं। उसके अलावा भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन एवं पचमढ़ी जैसे स्थल पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन से स्थल पुरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो उनमें से कुछ अलग ऑप्शन देंगे, लेकिन कुछ ऑप्शन ये भी डाले जाएंगे। वहीं नर्मदा घाटी पाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि कौन सी घाटी थी मध्य प्रदेश की? तो बताना है आपको नर्मदा घाटी। वहीं नर्मदा घाटी में ही सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल एवं उपकरण किस घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है नर्मदा घाटी से। ठीक है, फिर यहाँ पर हस्तनिर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं के औजार या हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इस काल के प्रमुख औजारों में बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि औजार कौन कौन से थे? तो बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हत्थे वाली कुल्हाड़ी जिसको हस्तकुठार भी कहते थे, खुरचन तथा मुष्ट आदि सम्मिलित थे। और ये कुल्हाड़ियाँ नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सकुचाई नाला बुधाना, केन घाटी, बरखस, संग्रामपुर और दमोह जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इन जगहों के नाम आपको याद रखना है। फिर अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। हो सकता है पूछ दे कि स्तनधारी जो पशु थे उनके जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है कि स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म हमको नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। वो भी कहाँ से कहाँ तक? अमरकंटक से होशंगाबाद जिले के बीच तक। ठीक है, फिर वहीं पे आपको बताया जाएगा कि पुरातत्वविद जो थे डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक
स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म या मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए, जो अब तक भारत में मानव अवशेषों में प्राचीनतम है। मतलब कहा गया है कि जो ये मानव खोपड़ी मिली है, तो भारत में प्राप्त मानव अवशेष जो हैं उनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है, जो कि सीहोर जिले के हथनौरा नामक गांव से प्राप्त हुआ है या हथनौरा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। और किसके द्वारा प्राप्त किया गया? डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा 5 दिसंबर 1982 को। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, मध्य प्रदेश में मानव जीवाश्म या मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बताना है हथनौरा। या फिर प्रश्न पूछ दे कि हथनौरा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो आपको सीहोर जिला बताना है मध्य प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद फिर इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। जो मानव खोपड़ी मिली है इसका नाम रख दिया है नर्मदा मानव। ठीक है, फिर डॉक्टर एच.डी. सांकलिया तथा सुपेरकर को महादेव पिपरिया होशंगाबाद से 860 औजार प्राप्त हुए हैं तथा जबलपुर के भेंगा घाट के समीप जल प्रक्रिया द्वारा बेल्लित पर्त यानी प्लेग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भुतरा ऑप्शन उसमें रहे और कुछ 3 अन्य ऑप्शन अलग रहे। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि भुतरा क्यों फेमस है या प्रसिद्ध है, या फिर भुतरा वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है नरसिंहपुर में। ठीक है, तो ये तो बात की हमने पूरा पाषाण काल की। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय से आर.बी. जोशी ने मध्य पाषाणकालीन लगभग 25,000 उपकरण या 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। किसने? तो डॉक्टर आर.बी. जोशी जो थे वो आदमगढ़ जो शैलाश्रय है होशंगाबाद जिले में वहाँ से प्राप्त किए हैं। और एक प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है जो अगली लाइन में है कि आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी मानव जो था वो पशु को भी पालता था। इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है आदमगढ़ से। और व्यापम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदमगढ़ कहाँ स्थित है, तो आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। कहने का मतलब ये है कि आदमगढ़ से मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। वहीं C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है C.L. कार्लाइल के द्वारा 1867 में। वहीं धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ गुफाएं यानी बाघिन नदी के तट पर जो है उसके समीप मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक के उपकरणों की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो आपको बताना है धार जिले के प्रसिद्ध बाघ गुफाओं के समीप। फिर अगला जो है तो वहाँ पे कहा गया है भोपाल के बैरागढ़ के निकट। बैरागढ़ जो है भोपाल के पास इंदौर जाते समय रास्ते में ही पड़ता है, तो निकट स्थित शैलाश्रयों में अर्धचंद्राकार समलंब आदि नव पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं, हो सकता है पूछ दे, तो आपको बताना है बैरागढ़ के समीप। ठीक है, फिर जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट तथा लमेटा घाट में नव पाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हो सकता है पूछ दे कि नव पाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो इस जगह का नाम आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त रीवा संभाग के अंतर्गत सोन नदी की तलहटी तथा इटार पहाड़
बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य अनेक नवपाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति भी हुई है। ठीक है। फिर रीवा जिले में चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ तालाब के निकट लघु पाषाणकालीन उपकरण खोजे गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है। और यही चचाई जलप्रपात जो कि सबसे गहरा जलप्रपात अभी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का है। अब दमोह जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित सिंग्रामपुर घाटी से वर्ष 1866 में नवपाषाणकालीन अवशेषों की प्राप्ति भी हुई है। ठीक है। तो ये बात हुई मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल की। उसके बाद हम देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है। चाल्कोलिथिक एज की बात करें तो मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण काल के अवशेष मालवा क्षेत्र के नावदा टोली, नागदा, कैथा, आवरा, एरण तथा बीसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कभी कभी पूछ देता है कि एरण कहाँ है, सागर में है, ठीक है ना, कैथा उज्जैन में है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है। इन स्थानों पर उत्खनन से मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 1869 ईस्वी में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी जो कि तांबा और टिन से निर्मित थी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि 1970 में डोंगरिया बालाघाट के समीप ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि डोंगरिया कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है डोंगरिया बालाघाट जिले में है। ठीक है, याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैलचित्र, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से शैलाश्रय हैं और कौन कौन से स्थान पर हैं शैलचित्र। तो आपको ध्यान रखना है लिखी छाछ शैलाश्रय। क्वेश्चन आएगा लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है करसा मुरैना में। वहीं लिखी दंत शैलचित्र आपका है चंदेरी अशोकनगर में। फिर दाता शैलचित्र है आपका बिजावर छतरपुर में। वहीं चुरनागुंदी शैलचित्र है आपका कांति होशंगाबाद में। फिर निशानगढ़ काजरी शैलचित्र है पचमढ़ी होशंगाबाद में, तथा बेलखंदार शैलचित्र है आपका पचमढ़ी होशंगाबाद में। फिर हर्रापाल शैलचित्र है आपका बोरी होशंगाबाद में। साथ ही झिंझारी शैलाश्रय है आपका कटनी में, तथा रानी माची शैलाश्रय है चितरंगी सिंगरौली में। ठीक है। तो ये कुछ शैलाश्रय और शैलचित्र उनके स्थान हमने आपको बताए। वहीं रायसेन जो जिला है आपका, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ है, तो रायसेन जिला का जो भीमबेटका स्थान है से लगभग 700 शैलाश्रय प्राप्त हुए, जिनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्रांकन किया गया है। इन चित्रों में मुख्यतः लाल व सफ़ेद रंगों का उपयोग किया गया है। ठीक है। फिर होशंगाबाद जो जिला है उसमें पचमढ़ी एक स्थान है, तो पचमढ़ी के पनार पानी ग्राम में स्थित मामा भांजा शैलाश्रय में लगभग 29 चित्र हैं। बहुत बार पूछा गया है कि मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है पचमढ़ी होशंगाबाद के पास है। ठीक है। अब यहीं पे कभी कभी पूछ दिया जाए कि मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति जो है, इसके बारे में कुछ कभी कभी मेंस में लिखने के लिए आ जाता है मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नावदा टोली और महेश्वर के उत्खननों से विशिष्ट रूप की ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई थी। कहाँ से? नावदा टोली और महेश्वर से। ठीक है। इसे अर्थात नावदा टोली ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। नावदा टोली नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर तथा महेश्वर नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित है। महेश्वर
जो कि वर्तमान में आपके खरगोन जिले में स्थित है। तो ये नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इस संस्कृति के अन्य स्थल जैसे नागदा, एरण, कायथा, मनोती, इनाम गांव भी हैं। ठीक है, और इसको उत्खनन और सर्वेक्षण का जो श्रेय जाता है वो एच.डी. सांकल्या को जाता है। और इस संस्कृति का, ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, इसका जो प्रमुख स्थल है ये कायथा है, जो कि उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कायथा कहाँ स्थित है या फिर कायथा किस जिले में है, तो आपको बताना है कायथा उज्जैन में है। फिर क्वेश्चन आएगा कायथा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ताम्र का पाषाण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी खोज किया था, कभी बहुत बार पूछा गया है कि कायथा की खोज किसने की है, तो B.S. बाकड़कर ने कायथा की खोज 1964 में की थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर मालवा के जो स्थल थे उनसे भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। हो सकता है आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन कभी पूछ दे किस रंग के मृदभांड प्राप्त हुए, तो भूरे रंग के। इन मृदभांडों का अलंकरण ऊपरी आरेख एवं चिपकावा विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग से किया गया है। किस विधि द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है चिपकावा विधि द्वारा काले और गुलाबी रंग से किया गया है। इसे मालवा का मृदभांड परंपरा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ के जो निवासी थे तो गृह निर्माण में मिट्टी एवं बांस का प्रयोग करते थे तथा इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था। मतलब जो ढांचा था वो ग्राम प्रधान था। यहाँ के निवासियों का जो मुख्य कार्य हुआ करता था, तो जैसे पहले ही अपन ने पढ़ा है, कृषि एवं पशुपालन इनका कार्य था। एच.डी. सांकल्या ने इस संस्कृति की तिथि 1000 से 500 ईसा पूर्व अनुमानित की थी, परंतु रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार इसकी तिथि जो है 1700 से 1200 ईसा पूर्व प्रतीत होती है। तो ये था आज का आपका, अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में आपको लौह युग के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो जो आपका लौह युग है, तो मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य तथा धूसर चित्रित मृदभांड के अवशेष मालवा क्षेत्र तथा भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं। बहुत बार पूछा गया है कि जो ऐतिहासिक काल या लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो या उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मालवा क्षेत्र तथा भिंड, मुरैना, ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, अगला देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश के जो संबंधित पुरातत्वविद थे वो कौन कौन से थे। तो जो पुरातत्वविद हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, एक प्रश्न पूछ दे कि नर्मदा घाटी सर्वेक्षण जो है आपका, तो इसके पुरातत्वविद हैं मैक्राउन, उसके बाद सुपेकर, आर.बी. जोशी, एच.डी. सांकल्या, ए.पी. खत्री, सुब्बा राव और पीटरसन, ये नर्मदा घाटी सर्वेक्षण के पुरातत्वविद थे। वहीं सोन घाटी जो सर्वेक्षण है इसके निसार अहमद, रीवा सतना क्षेत्र के जी.आर. शर्मा, चंबल घाटी सर्वेक्षण के ए.पी. खत्री, एस.के. श्रीवास्तव और प्रोफेसर बाकड़कर, वहीं ग्वालियर क्षेत्र के बी.बी. लाल थे। तो ये हमने आपको देखा कि संबंधित पुरातत्वविद जो थे मध्य प्रदेश के कौन कौन से थे। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो अभी हमने बात की मध्य प्रदेश में जो पाषाण कालीन सभ्यता थी उसके बारे में हमने बात किया, या फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात की। तो ये था हमारा प्रागैतिहासिक काल, और उसके अंतर्गत हमने बात किया कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक युग की बात की। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। ठीक है।